होम्योपैथिक थेरेपी कब इजाद हुई, इसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, किसने किया, इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। अगर आपने किसी चीज़ से ठान लिया कि मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा तो आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अच्छा, मीठी गोली का क्या कॉन्सेप्ट है? होम्योपैथिक आयुर्वेदिक से कैसे डिफरेंट हुई? इशू नहीं था उनके जी। जब रीजन जाना तो पता लगा वो फीमेल जो 24 साल की थी उसको पीरियड्स नहीं होते थे। अच्छा, ये अपने आप में अजीब सी बात थी। शादी हो गई? शादी हो गई थी। तो मैंने पूछा पहला सवाल, आपने ये बात इनको बताई थी? बोले हाँ जी इनको बताई थी। 2 हफ्ते के बाद लड़की को फर्स्ट पीरियड हुए जो 15 दिन चले थे। और आज वो लड़की 2 बच्चों की माँ है, बहुत स्वस्थ परिवार है, बहुत खुश है। बोले एलोपैथिक के साथ में होम्योपैथिक लेते हैं तो आपको कोई ऐतराज नहीं? जैसे हम प्याज काटते हैं तो कभी अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो तो प्याज काटने से जब आप उसको कटिंग करते हो तो आंखों में काफ़ी एफेरेसेंस की वजह से वो लैक्रिमेशन होता है और नोज आपकी हल्की सी रन करने लगती है। तो ये इसका मतलब प्याज ये सिम्टम क्रिएट करने की क्षमता रखती है। और हम जो प्याज से बनी दवाई है जिसका नाम एलियम सीपा है, अगर हम उसको कोराइजा पेशेंट्स में देते हैं या लैक्रिमेशन की प्रॉब्लम है वो 100% ठीक हो जाते हैं। जैसे वो एक सांप के जहर से मेडिसिन बनती है। अच्छा, आपने संख्या का नाम सुना, वो कितना खतरनाक जहर है जी। उससे मेडिसिन बनती है आर्सेनिक एल्बम। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अल्कोहल से हम ठीक हो रहे हैं दवा तो कुछ काम नहीं करती है, लेकिन जो अल्कोहल बेस है वो काम करता है और उसके चक्कर में वो अल्कोहल लेने लगते हैं। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। तो भाई कैसे हैं आप लोग, केम छो, मजामा? होम्योपैथिक बेसिकली क्या होती है, ये थेरेपी क्या है, कहाँ से आई? कुछ लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा है, कुछ का नहीं है। तो आज होम्योपैथी पे बात करने के लिए हमारे साथ में एक बहुत ही प्यारा कपल है गाज़ियाबाद का, डॉक्टर अमित मित्तल और डॉक्टर कंचन मित्तल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका तिवारी जी टॉक शो में एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। धन्यवाद। तो आज सर बताइए कुछ जरा, ये होम्योपैथिक के बारे में लोगों को इतना अवेयर नहीं है, तो ये कहाँ से आई और बेसिकली कि होम्योपैथिक थेरेपी कब इजाद हुई जी। इसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ पे हुआ, किसने किया, इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताइए। थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा मैं होम्योपैथी के बारे में। मतलब होम्योपैथी वाज मिड ऑफ 17th सेंचुरी में डिस्कवरी हुई थी। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था, जिसको हम होम्योपैथी के जनक भी बोलते हैं। और ही वाज अ क्वालिफाइड एमडी मेडिसिन डॉक्टर थे। तो उन्होंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा कि स्कॉटिश में कोई फिजिशियन थे डॉक्टर विलियम क्यूलन। उन्होंने ये लिखा कि जो बार्क ऑफ सिंकोना होती है, जिसको छाल थी पेड़ की, उसको देने से मलेरिया ठीक होता है। अब चूंकि डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे, वो जिसने लिखा था वो डॉक्टर नहीं था, विलियम क्यूलन, तो इनको थोड़ी खलबली मची और उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। भाई अगर पढ़े लिखे हैं, साइंटिफिक हैं, तो उस बात को साइंटिफिकली प्रूव करें तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, वो ऑलरेडी डॉक्टर थे, एमडी मेडिसिन। डॉक्टर फ्रेडरिक हनीमैन वाज एमडी मेडिसिन, जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे। उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा कि सिंकोना पार्क से मलेरिया ठीक होता है, जो बर्दाश्त उनको नहीं हुआ। कैसे ठीक होता है भाई, कोई साइंटिफिक प्रूफ तो उसका है नहीं। फिर उन्होंने रिसर्च करी। अब रिसर्च में उन्होंने उस सिंकोना को खुद लिया, क्रूड फॉर्म में उस बार्क की छाल को खुद लिया, उस जो पेड़ की छाल थी, और लगातार लेने के कुछ दिनों बाद उनमें खुद में मलेरिया के सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो गए। हो गया मलेरिया? सिम्टम हुए, मलेरिया के सिम्टम्स डेवलप होने शुरू हो गए। सिम्टम्स आने लगे, जैसे मलेरिया नहीं हुआ, मलेरिया के सिम्टम्स आने लगे। जैसे मलेरिया की बात करते हैं तो क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाऊंगा, क्योंकि जैसे दर्शक मेरे सुन रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो मलेरिया के क्लासिक सिम्टम हम 3 बोल के चलते हैं। चिल, टेम्परेचर, स्वेट। सबसे पहले ठंड लगेगी, फिर बंदे को बुखार आएगा, फिर पसीना आएगा। अगर ये तीनों चीजें हैं तो हम जाते हैं कि हाँ मलेरिया हो सकता है। आप टेस्टिंग पे देखें और कंफर्मेशन लें। तो वो सिंकोना की जो बार्क हनीमैन साहब ने ली, उसको लेने के बाद उनमें मलेरिया के सिम्टम डेवलप हो गए। जब उसको छोड़ा तो वो सिम्टम गायब हो गए कि मलेरिया नहीं था। वहां से ही क्रिएटेड हाइपोथेसिस था अभी कि अगर किसी भी मटेरियल को, या वो कोई श्रब है, हर्ब है, कोई प्लांट है, मटेरियल है, उसको अगर हम क्रूड फॉर्म में लेते हैं तो वो एक सिम्टम्स क्रिएट करता है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट स्टार्ट होते हैं, या उसके इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं, साइड में इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं, और जब विड्रॉ कर लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। वहां से इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, जो डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन ने किया था। और कंसेप्ट रखा है इसके पीछे सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, यानी कि लाइक्स क्यूर्स द लाइक्स। हिंदी में सम से सम का उपचार। लोहा लोहे को काटता है। लोहा लोहे को। मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपको बड़ा आनंद आएगा सुन के। इस कमरे में हम बैठे हैं जी।
आपकी लाइट्स, हमारी लाइट सारी बहुत अच्छी जल रही है, पूरा उजाला हो रहा है, अचानक लाइट चली जाए, आपको अंधेरा हो जाए, तो मैं और आप कुछ देख नहीं पाएंगे, यहाँ अंधेरा हो जाएगा जी। फिर हमारे कैमरामैन साहब आए और यहाँ एक मोमबत्ती जला दें, तो मोमबत्ती जलाते ही कमरे का कोना कोना प्रकाश से जगमगा जाएगा और हम देख सकेंगे। तो ओरिजिन क्या था? वो लाइट पहले खत्म थी, अंधेरा, अब मोमबत्ती जली, वो ताकतवर थी, उसने अंधेरे को खत्म कर दिया, फिर लाइट आ गई। अब उस लाइट की रोशनी में उस मोमबत्ती की कोई पहचान नहीं रहेगी। फिर हमने खिड़कियां खोल दी, तो सूरज देव आ गए, अब सूर्य देव के सामने तो किसी की पहचान नहीं रहेगी। तो बेसिकली सेम ओरिजिन से जनरेट हुई हुई चीजें हैं, जो ताकतवर है वो कमजोर को खत्म कर देती है। इसी तरह होम्योपैथी का सिद्धांत काम करता है कि अगर किसी फॉर्म में किसी सब्सटेंस को क्रूड में लिया जाए तो वो सिम्टम डेवलप करता है, और उसी सिम्टम्स को लेके अगर हम उस मेडिसिन को पोटेंटाइज या होम्योपैथिक फॉर्म में दें तो उसको ठीक कर देता है। एक इसका एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, जैसे हम प्याज काटते हैं, तो कभी अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो तो प्याज काटने से जब आप उसको कटिंग करते हो तो आंखों में काफी एफेरेसेंस की वजह से वो लैक्रिमेशन होता है और नोज आपकी हल्की सी रन करने लगती है। तो ये इसका मतलब प्याज ये सिम्टम क्रिएट करने की क्षमता रखती है। और हम जो प्याज से बनी दवाई है जिसका नाम एलियम सीपा है, अगर हम उसको कोराइजा पेशेंट्स में देते हैं या लैक्रिमेशन की प्रॉब्लम है, वो 100% ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो सेम सिम्टम क्रिएट करने की क्षमता रखती है, तो वो ठीक करने की क्षमता रखती है। जैसे वायरल के टाइम में या जो चेंज ऑफ वेदर में जुकाम के पेशेंट्स आते हैं, नाक भी बह रही है, आंख भी बह रही है, आंख में जलन भी हो रही है और नाक में इरिटेशन हो रही है, ये कैसे हुआ? प्याज काटने से आंख में आंसू आए थे ना, तो प्याज की मेडिसिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वैसे ये ओवरऑल मेडिसिन कैसे बनती हैं होम्योपैथी की? क्या है कि पोटेंटाइजेशन नाम से एक जो है प्रोसीजर होता है, उससे ये बनती हैं। प्रॉपर पोटेंटाइजर्स होते हैं, अब तो टेक्नोलॉजी केमिकल बेस नहीं होता है। दिस इज प्योरली एंड प्योरली फ्रॉम हर्ब्स, श्रब्स और मेटल्स और मिनरल्स और सम एनीथिंग गोइंग इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन। जैसे पस से मेडिसिन बनती है, पस से जो ह्यूमन, अच्छा, पस से मेडिसिन बनती है ना। जैसे वो एक सांप के जहर से मेडिसिन बनती है। अच्छा। आपने संख्या का नाम सुना, वो कितना खतरनाक जहर है जी, उससे मेडिसिन बनती है आर्सेनिक एल्बम जी। और आर्सेनिक एल्बम के लिए कहा जाता है कि मरते हुए में दी जाए तो वो जीवित हो जाएगा, मगर उसके सिम्टम्स उस समय के मिलने चाहिए आर्सेनिक से, जो सिम्टम्स हैं और वो उसके मैच करने चाहिए, क्योंकि सब कुछ मैचिंग का ही खेल है, सारा खेल मैचिंग का है, इसलिए इसका नाम होम्योपैथी है। सेम। और आपको बताऊंगा, और आपको लोगों को नहीं पता होता इस बारे में, एक मॉडर्न साइंसेज जो मेडिसिन हमारी है एलोपैथी की, इसको मॉडर्न साइंसेज बोलते हैं। इस टर्म का फ्रेज एलोपैथी का भी हमारे डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन ने ही दिया था। जो टर्म है एलोपैथी, टर्म जो बोली गई है, जो डिफाइन की गई है एलोपैथी, वो फ्रेडरिक हनीमैन साहब ने ही डिफाइन की थी। तो आपका अगला सवाल था कि कैसे बनती है, तो आप पहले तो ये सब काम एक अश्व से होता था, अल्कोहल से होता था, अल्कोहल बेसिक। हाँ, सभी होम्योपैथिक में अल्कोहल बेस रहता है, ये भी मैं पूछने वाला था आपसे। बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। तो ये अल्कोहल बेस उस मेडिसिन का होता है। जैसे मान लीजिए बात करता हूँ बेलाडोना की, ये जो गेंदे का फूल होता है, इससे बहुत खूबसूरत दवा बनती है हमारे यहाँ, जो किसी भी तरह के चोट में, जख्म में, कटे पिटे में, सब में आराम दिलाती है। और वही बेलाडोना सर दर्द में भी काम करती है, और कितने ही काम है उसके। तो उस पूरे प्लांट को, इंक्लूडिंग उसके लीव्स, उसका फूल, उसकी डालियां, उसकी जड़ें, उस सबको क्लीन करके अल्कोहल में डिप करके रखा जाता है, उसका अश्व निकलता है, तो वहां से बनता है बेस ऑफ स्टार्ट ऑफ मेडिसिन, जिसको बोलते हैं मदर टिंचर। उस मदर टिंचर से फर्दर पोटेंटाइजेशन होता है, पूरी फॉर्मेट उसका बना हुआ है एज पर फार्माकोपिया जो बना हुआ है हमारे यहाँ पर गाजियाबाद में लेबोरेटरी भी है। मैं ये भी पूछने वाला था कि जो अल्कोहल बेस है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अल्कोहल से हम ठीक हो रहे हैं दवा तो कुछ काम नहीं करती है, लेकिन जो अल्कोहल बेस है वो काम करता है और उसके चक्कर में वो अल्कोहल लेने लगते हैं। जो अल्कोहल है वो स्टेबलाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। जैसे मैं आपको बहुत क्रूड एग्जांपल देती हूँ, हम धनिया की चटनी घर पे बनाते हैं, तो हम धनिया जो एक तरीके से हर्ब हो गई ना वो आपकी, उसमें हम जब उसकी प्रोसेसिंग करेंगे तो पानी, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी आप मानते हैं? फ्रिज में भी रखेंगे तो शायद 1 वीक के अंदर आप उसको यूज कर लोगे। लेकिन क्योंकि जड़ी बूटियां है वो आपका लिमिटेड रिसोर्स है, ऐसा थोड़ी कि जड़ी बूटियां अनलिमिटेडली अवेलेबल है। आपने एक जड़ी बूटी निकाल ली जब नेचर से, अगर आप उसको अल्कोहल के संग आप उसको प्रोसेस करते हो तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। आपके रिसोर्स भी आप कम से कम बचा कर चल रहे हो। अल्कोहल तो कभी खराब ही नहीं होता। अल्कोहल के लिए तो कहा जाता है जितना पुराना उतना बढ़िया। तो होम्योपैथी के आप एंड ड्रॉप तक भी यूज कर सकते हैं। अगर उसमें अल्कोहल कंटेंट है तो आप उसको एंड ड्रॉप तक, आप चाहे 10 साल बाद खोलिए, वो उतना ही काम करेगी। अच्छा, मीठी गोली का क्या कॉन्सेप्ट है?
मीठी गोली लेने का एक बहुत इजी जरिया है। जैसे हमारी अल्कोहल कंटेंट वाली दवाई होती है, कॉमनली कांच में आती है, क्योंकि कांच सब बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होता है। अगर आपको एज इट इज कांच की बोतल में दे दिया गया, प्लास्टिक में थोड़ा सा कम रिकमेंड करते हैं प्लास्टिक, क्योंकि हल्की से डिजॉल्विंग टेंडेंसी रखता है। कांच की बोतल में दे दिया, इवेपोरेट कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कई बोतल होती है कि मान लीजिए हल्की सी खुली रहेगी तो पूरी इवेपोरेट कर जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, जो आपने एक बॉटल लिया, एक वायल लिया, उसमें ग्लोब्यूल्स डालिए, आप उसको तब तक उसमें मेडिकेट करिए जब तक वो नीचे तक पहुंच जाती है दवाई। तो वो ग्लोब्यूल्स उस दवाई को सक कर लेते हैं, और सक करने के बाद अब वो मेडिसिनल ग्लोब्यूल हो गए, तो वो इजी टू हैंडल है, इजी टू कैरी है। आपको कोई दवाई में पानी की जरूरत नहीं है, आप बस टंग पे ग्लोब्यूल डालिए, उसको सक करिए, वो उतना ही काम करेगा जितना आप ड्रॉप्स लेते हो। तो मैं इसमें ऐड करूंगा बॉस, एक व्हीकल का वर्ड सुना है आपने, ट्रांसपोर्टेशन। मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपके घर जाने का, तो एक ऑटो से जा रहे हैं, बस से, कार से, ये ग्लोबुलस व्हीकल। किस तरह से दवा आप में एडमिनिस्टर की जाएगी, क्या जरिया होगा उसका, जैसे लोगों को नहीं पता होता। तो मैं जैसे आपके पास एक पेन किलर आपको दी गई, तो एक टैबलेट बनी हुई है, उस टैबलेट में सपोज कोई भी एक सॉल्ट 500 मिलीग्राम में है, वो खुद टैबलेट करीब करीब 0.5 ग्राम के आसपास की है, जिसमें 500 मिलीग्राम वो सॉल्ट है। जो बाकी आइटम उसमें है, जो बाकी उसमें जो सॉल्ट है, दैट इज अ व्हीकल, क्योंकि वहां आपको 500 मिलीग्राम पेन किलर नहीं दिया गया, और 0.5 मिलीग्राम के आसपास, जो प्रोसेस ज्यादा हुआ है, क्वांटिटी ज्यादा है उसकी, तो वो व्हीकल का काम करता है। कैप्सूल के अंदर एक पूरे कवर्डिंग होती है, उसमें मेडिसिन डाली होती है। सिरप्स के अंदर एक इसी तरह से हमारे यहाँ की व्हीकल होता है। जैसे रॉकेट लेके जाता है सैटेलाइट, उसी तरह से वो गोली भी काम करेगी, और इफेक्ट उसका प्लेसबो होगा मेरे ख्याल से। वो शुगर ऑफ मिल्क की बनती है, जो दूध का मिठास होती है उससे। लेकिन डॉक्टर साहब डायबिटीज पेशेंट में नो इफेक्ट, कोई नो दिक्कत नहीं, इफेक्ट, क्योंकि आपको चम्मच भर के तो खाना ही नहीं है। आपको 3 से 4 पिल्स खानी है एट अ टाइम में। जैसे आपको मान लीजिए 2 बॉटल्स भी दी गई, 3 गोली इसमें से, वो डिपेंड करता है, गोलियों के साइज से भी बहुत मैटर करता है। जो थोड़ी सी बड़ी होती है वो तो 2 गोली भी काम करती है, कई गोलियां बिल्कुल राई के बराबर होती है, वो 4, 5, 6 भी खाते हो आप अल्कोहल डालने से। हाँ, बेसिकली थिंग ये है, जो कंसेप्ट होम्योपैथी का, सॉरी मैम आपको इंटरप्ट किया मैंने, जो कंसेप्ट है मींस आपने दिया था सिमिलियस प्लस अल्कोहल से बना के उसको इजी टू एडमिनिस्टर कर दिया। जैसे हमारा अपना जो हमारा हिंदुस्तानी, हमारे भारत का जो शास्त्र है आयुर्वेदा, जिसे दुनिया मानती है, जो 3,500 साल पुराना है, वो ऐसा है जिसके साथ कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। लेकिन आज उस आयुर्वेद के ज्ञाता नहीं है, ज्ञाता है तो वो जो दवा देते हैं भस्म यार के रूप में, उनको कंज्यूम करना बड़ा मुश्किल होता है। शहद में मिला के दी जा रही है, मलाई में मिला के दी, उसका कोई तरीका है, कारण है उसका। वो जो शहद में दी गई है, मलाई में दी गई है, पानी में दी गई है, दूध में दी गई, वही काम यहाँ ग्लोब्यूल कर रहा है, वो व्हीकल का काम कर रहा है। तो होम्योपैथी के अंदर जो वो तरीका है वो ग्लोब्यूल का हो गया, प्लस मिनिमलिस्टिक अप्रोच है, कम से कम दवा दी जाती है। आप अगर हमारी पैथी की बेलेडोना जो नाम लिया, 30 पोटेंसी में उठा के अगर आप दुनिया की किसी लैब में चेक करा लेंगे ना, तो बेलेडोना निकल के नहीं आएगी उसके अंदर। वो इतनी मिनिमलिस्टिक डोज में होती है, उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। मॉलिक्यूलर पावर से, मॉलिक्यूलर पावर, वो आपकी उसमें सब्सटेंस नहीं दिखेगा आपको कुछ भी, वो उसके मॉलिक्यूल्स में चली जाती है वो दवाई। आप उसको इतना हाईली पोटेंटाइज कर देते हो, पावर इतनी रेज कर देते हो कि आपके हाथ में कोई सब्सटेंस नहीं रहता, वो क्योंकि मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका होता है वो। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में और आ रहा है कि जैसे आपने बताया कि सारे प्राकृतिक तरीके से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो आयुर्वेद भी वही हो गया, जो अर्जुन की छाल हो गई, या जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो सब प्राकृतिक रूप से ही बनाई जा रही हैं। तो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक से कैसे डिफरेंट हुई? डिफरेंट ये है कि नंबर 1 वो है क्वांटिटेटिव डोज, कि 5 ग्राम स्वर्ण भस्म आपको दी गई इसमें मिला के। होम्योपैथी उसी स्वर्ण की मेडिसिन बनती है और मेटेलिकम, पर ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव है। जब पोटेंटाइज कर दिया तो उसकी पावर इंक्रीज करती है। मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते थे या पढ़ते थे हम अपने टाइम में, कि उसमें हमें सर ने हमारा एग्जांपल दिया था कि हमने अपनी दोनों उंगलियों को चिपका लिया और आपसे कहा इसको खोलो ताकत लगा के, आपने इसे खोल दी जी। ये लाइव किया हुआ, कभी आप देखिएगा। अब मैंने इनका हाथ पकड़ लिया, आपका आप खोलिए तो शायद ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। मैं पहले खोलता हूँ, खोलिए इसको जी, ठीक है। अब मैं इनका हाथ पकड़ रहा हूँ, आप लगाइए ताकत। अच्छा, एक हाथ से ही खोलनी है? जिससे भी लगानी है। अच्छा, सेम हाथ है, मैंने कुछ किया नहीं है। ये तो बहुत टाइट ये तो पावर आगे जो है। अच्छा, मैडम की पावर भी आपने ले ली? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया है, मैंने कुछ नहीं लिया है, इन्होंने कुछ नहीं दिया है। ये एक प्राकृतिक सिद्धांत है
कि मतलब आपके साथ में अगर कोई होगा, अगर जुड़ा होगा, देखिए इसको एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तरह का ये इमोशनल सपोर्ट है। आपका बच्चा खड़ा हो गया 3 फुट की दीवार पे और वो कूदना चाह रहा है, गिरना चाह रहा है, तो आप डर रहे हो, वो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। आप नहीं बेटा कूद जा, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, 100% कूद जाएगा, कुछ नहीं होगा उसको। हाँ, कॉन्फिडेंस आ गया कि पीछे तो मेरे कोई खड़ा है। तो वो जो पावर मिलती है, दैट इज होम्योपैथी। एक वर्ड होता है ना, मैं हूं ना। मैं हूं ना, तो ये कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट करती है। बहुत बड़ा रोल है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट करती है ऐसा नहीं बोलूंगा मैं, साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। साइकोलॉजी का भी बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए मैंने अगर आपने किसी चीज से ठान लिया कि मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा, तो आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। अच्छा, जिनका विश्वास नहीं होम्योपैथिक पे, फिर उनको आराम नहीं मिलेगा। देखिए, मेडिसिन अपना काम करेगी। अब वो आप जो मेडिसिन आपके अंदर काम कर रही है, आपको फीलिंग तो माइंड ही बताएगा ना कि कितना काम कर रही है। मान लीजिए आपको बहुत अच्छा टेस्ट, सपोज करिए आप किसी बंदे को लाइक नहीं करते, वो आपके लिए बहुत टेस्टी फूड लेकर आए, आप उसके मुंह पे कभी तारीफ नहीं करोगे ना कि बहुत अच्छा खाना है, क्योंकि आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो कि आप मान लीजिए किसी ऐसे बंदे ने खाना दिया जो बहुत अच्छा बना है, लेकिन आप उसको नहीं एक्सेप्ट करोगे, आप कहोगे हाँ ठीक है। और वही खाना मान लो आपकी बिटिया बना के लाए, वो एवरेज भी होगा, आप कहोगे बेटा बहुत अच्छा बना है। तो क्या फर्क हुआ? मतलब वही आपका माइंड ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा किसी चीज को। तो एक्सेप्टेंस भी मेंटली भी होना जरूरी। दवाई तो अपना काम करेगी, चाहे आपकी मेंटल एक्सेप्टेंस आ रही है नहीं आ रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दवाई की सेहत पर। एक बेसिक सी एक सिद्धांत हम लोग पढ़ते थे, हम लोग मानते हैं कि जो एक लाइफ है आपकी, कैमरामैन साहब की, मैम की, मेरी, उसमें 3 चीजें प्रायर होती हैं। एक शरीर, बॉडी जो हमारी है, एक माइंड जो हमारी सोच है, और एक सोल जिसको हम लोग वाइटल फोर्स बोलते हैं। जब तीनों साथ में होती हैं, इक्वली चल रही होती हैं, तो स्वास्थ्य होगा। हार्मनी होगी तीनों में, तो स्वास्थ्य होगा। एक भी डिरेंज हुआ, चाहे वाइटल फोर्स या माइंड या बॉडी, तो वो डिजीज कंडीशन में आएगी। डिजीज वर्ड कहां से आया? डिस इज, अवे फ्रॉम इज। दैट इज द पावर ऑफ होम्योपैथी। तो हम बॉडी, माइंड और वाइटल फोर्स तीनों को साथ लेके चलते हैं। तो मेडिसिन जो काम करती है, ना तो बॉडी पे काम करती है, ना वो माइंड पे काम करती है, वो वाइटल फोर्स पे काम करती है, उसको एक्टिवेट करती है और वो स्वतः ही सब चीजों को ठीक कर लेती है। तो इनर कॉन्शियस आपके अलाउ कर रही है, आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि मुझे ठीक होना है, वो ठीक हो। मैं आपको एक बड़ा प्यारा एग्जाम्पल देता हूँ, बात बीच में रह जाएगी। ये मेरा स्वयं का एग्जाम्पल है, और एज ए डॉक्टर भी है और एज ए पेशेंट भी है। लास्ट ईयर इन्हीं दिनों के दौरान, दिवाली से पूर्व, मेरे दोनों पैरों में एक अजीब सी बीमारी, बायलैटरल फुट ड्रॉप हुआ। बायलैटरल फुट ड्रॉप में कि मैं अपना पंजा उठा नहीं पाता था, गिरता तो था, ताकत में नीचे लगा सकता था, ऊपर नहीं लगा सकता था। ठीक है, तकलीफ हुई। मैं न्यूरो सर्जन्स के पास गया, न्यूरो फिजिशियंस के पास गया, एंडोक्राइन के पास, क्योंकि डायबिटिक भी हूँ, कई लोगों के पास गया, डिफरेंट लोगों के पास गया। तो पूरा डायग्नोसिस हुआ कि आपको कारण डायबिटीज भी हो सकता है, आपको एक पुराना बुखार हुआ था वो भी हो सकता है। बट बीइंग अ डॉक्टर शायद मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मेरी कमर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है, हम रोज दोनों साथ जिम जाते हैं, रोज दोनों एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, फिट रहते हैं। लेकिन मन में कहा था कि मुझे ठीक होना ही होना है। मैंने फिर सब कुछ छोड़ा, क्योंकि उस समय डायग्नोस करना मेरे लिए जरूरी था, वो शायद हम नहीं कर पा रहे थे बीइंग इनटू होम्योपैथी, या हमारी जो लिमिटेड एक नॉलेज थी उस किसी भी स्पेशलिस्ट के कंपैरिजन में। देन वी कनेक्टेड आवर ओन टीचर। वो आए, मिले, डिस्कशन किया, काफी देर बात की। बात करते करते जो सिम्टम उन्होंने प्लग किया, मैं जो बताना चाह रहा हूँ इस इंटरेस्टेड केस को, इसलिए उन्होंने मेरे पैरों का बायलैटरल फुट ड्रॉप प्लग नहीं किया, मेरे कमर में कोई, रीढ़ की हड्डी में कोई वो स्पिक्यूल्स थे उसे प्लग नहीं किया। मैंने यहाँ एक काफी सेंटर ये छोटा सा बनाया और इसमें अपने जीवन की सोच और पूंजी लगाई। तो मन में एक डर था कि यार कहीं नुकसान ना हो जाए। तो दैट वाज अ सिंगल सिम्टम ही प्लग, फियर ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस। अच्छा, राइट। और ये वही टाइम था जब यहाँ सेंटर पे काम चल रहा था। उस सिम्टम के बेस पर उन्होंने एक मेडिसिन दी, और तिवारी जी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझसे दौड़ लगवा लो, कुश्ती लड़ लो। एग्जैक्टली 7 से 8 दिन में पैर रिवर्ट होना शुरू हो गए थे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब कुछ मंथ्स लगे, लेकिन एक्शन होना शुरू हो गया। 7 to 8 डेज में इफेक्ट आने शुरू हो गए। तो ये जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अभी तक, यहाँ पर कौन सी दवा किस सिम्टम्स में और कहाँ पे आपको मैच करानी है, ये बड़ा क्रिटिकल रोल रहता है। डॉक्टर के अपने विवेक पे डिपेंड करता है, और पेशेंट आपको कितना ढंग से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। हाँ, तो इसमें मैंने ये भी सुना था मैडम कि हिस्ट्री लेने का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है होम्योपैथी में। केस हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक केस ध्यान में आ रहा है, मैं आपको करता हूँ।
और रामनगर साइड से एक पेशेंट मेरे पास आए थे, कपल थे, रामनगर से कहीं से नाम सुन के मेरा वो आए थे, और उनकी शादी को 3 साल हुए थे, उनके कोई इशू नहीं था उनके। जी। जब रीजन जाना तो पता लगा वो फीमेल जो 24 साल की थी उसको पीरियड्स नहीं होते थे। अच्छा। ये अपने आप में अजीब सी बात थी। शादी हो गई थी। शादी हो गई थी तो मैंने पूछा पहला सवाल, आपने ये बात इनको बताई थी? बोले हाँ जी इनको बताई थी आपने कि नहीं हो रहे मेरे को पीरियड्स। तो रिपोर्ट्स कराई तो रिपोर्ट दिखा कि सब कुछ नॉर्मल है, मेल्स भी बिल्कुल ठीक है, फीमेल का यूट्रस का साइज, ओवरीज का साइज सब कुछ, पीरियड नहीं हो रहे। तो बेसिकली ओवरीज के अंदर जो ओवम बनता था वो मैच्योर नहीं हो रहा था, कभी भी वो फॉलिकल बन ही नहीं रहा था। तो अब यहाँ पर उनका ये था कि मैंने 2 बातें बता दी, उस बात के बेस पे मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन जब हम डिस्कशन स्टार्ट किया, केस हिस्ट्री में जाना शुरू किए, तो करीब करीब 2.5 घंटे लगे हमको। उस लड़की से बात करी, उसके हस्बैंड से बात की, लड़की के फादर से बात की, लड़की के मदर से बात की, उसके सिबलिंग से बात की, उसकी एक छोटी बहन थी और एक बड़ा भाई था, उनसे बात की। तो डिस्कशन करते 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 जो निकला वो, सॉरी मैं गलत बोल गया, उसके 2 बड़े भाई थे और ये लड़की थी। तो डिस्कशन करते करते निकल के आया कि सब कुछ ठीक है, मेंटल प्लेन पे बहुत अच्छा है, पारिवारिक एका बहुत अच्छा है, प्रेम अच्छा है, लेकिन जब ये बच्चा प्रेग्नेंट माँ उसकी हुई थी तो ये तीसरा चाइल्ड था, ऑलरेडी 2 लड़के थे, तो मदर चाहती नहीं थी कि, मतलब घर वाले चाहते नहीं थे कि तीसरा बेबी हो। पर वही पुराने टाइम की बात, सोच वही कि लड़का होना चाहिए, उन्होंने गलत तरीके से उसका डिटर्मिनेशन कराया, पता लगा लड़की है। तो स्ट्रिक्ट हो गए घर वाले कि हमें तो अबॉर्ट ही कराना है। लेकिन उस सारे इंसिडेंट्स के अंदर वो मदर वाज वेरी डिटरमाइंड कि नहीं मुझे ये लड़की चाहिए, हर हाल में चाहिए। काफी कुछ उनके यहाँ वाद विवाद आपस में हुए, फाइनली माँ की बात सुनेगी, वो लड़की पैदा हुई। तो अब जो रूब्रिक हमारे यहाँ बन के आता, रूब्रिक पे हम लोग काम करते हैं, मीन सिम्टम जो बन के आया उसके अंदर फियर ऑफ बीइंग अ फीमेल। अच्छा। उस लड़की जो कि यूट्रस में थी उसने अपने आप को औरत बन के माँ बनने के लिए इनकार कर दिया और पीरियड से नहीं हुए उसके। आप कहेंगे कैसे संभव है? अगर महाभारत में विश्वास करते हैं, मन कौन नहीं जानता, कुछ तो हुआ था ना। मैं इस केस को वहां से लिंक नहीं कर रहा हूं, पर ये सच्चाई है। और उसके बेस पे उसको एक मेडिसिन दी थी हमने, इसका नाम था आर्सेनिक एल्बम, मैं नाम भी बता रहा हूँ, कुछ हुआ था उसमें। और हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, वो केस टेकिंग दोनों ने मिलकर की थी, काफी लंबा समय लगा था हमारे को। मेरे ख्याल 2 हफ्ते के बाद लड़की को फर्स्ट पीरियड हुए जो 15 दिन चले थे, और आज वो लड़की 2 बच्चों की माँ है, बहुत स्वस्थ परिवार है, बहुत खुश है वो लोग। और ये मुझे कहते हुए गर्व फील होता है कि ये काम मैंने नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, ये काम होम्योपैथी ने किया है। और होम्योपैथी में इस तरह के चमत्कार होते हैं। अब लोग कहते हैं खाली चमत्कार ही क्यों, बाकी क्यों नहीं, ये आओ तो सही मेरे पास। अच्छा, अभी भी कुछ कहते हैं कि नो इफेक्ट नो साइड इफेक्ट। वो लोग कहते हैं प्लेसिबो थेरेपी है, कोई कहता है नो साइड नो इफेक्ट, कोई कहता है स्टेरॉइड देते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस है और कुछ नहीं है। जिनको पता होता है, जिनको पता है कि होम्योपैथी क्या क्या काम करती है, जो लिटरेट पीपल है वो आते हैं होम्योपैथिक में। जो आज भी इलिटरेट है, जिनको बिल्कुल नहीं आता, जिनको इंजेक्शन की भाषा ही समझ में आती है या उनको बड़ी और कलरफुल गोलियां ही चाहिए, वो एलोपैथिक में या किसी भी अदर ब्रांच में जा सकते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जिसको पता है कि पैलिएशन क्या है, सप्रेशन क्या है, क्योर क्या है, तो जिसको क्योर चाहिए वो आता है और फेथ करके आता है और उसको रिलीफ मिलता है। क्योर की आपने बात करी, तो अगर कोई आजकल जो डिजीजेस हैं, जैसे कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट डिजीज हो रही है, और डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो होम्योपैथिक में इसका कुछ इलाज है क्या? देखिए, हर चीज का होम्योपैथिक में इलाज है। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि हार्ट का नहीं है। जैसे हमारे डिजिटलिस एक मेडिसिन है जो हार्ट के लिए, हार्ट टॉनिक बहुत अच्छी मानी जाती है। कैक्टस ग्लैंडिफोरस है एक दवाई जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करती है। एडोनिस एक मेडिसिन का नाम है जो हार्ट के लिए काम करती है। लेकिन बात यही है कि आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी की डिजीज है सारी, ये आपके स्ट्रेस से ओरिएंट करती हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री से रिलेट करती हैं। तो वही आपकी वेल सेलेक्टेड मेडिसिन हो, आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करिए, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, डाइट मैनेजमेंट करिए, साथ में दवाई लीजिए। रही बात कैंसर की, कैंसर का तो किसी भी पैथी में अभी तक बिल्कुल कोई पुख्ता ट्रीटमेंट नहीं है। उसमें हम पेशेंट को यही बोलते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट हमारे पास आते हैं, कि हम आपका इतना कर सकते हैं कि आपकी लाइफ थोड़ा इलोंगेट हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई 1.5 महीने की लाइफ है, तो हम उसको खींच कर शायद 6 महीने, 8 महीने और ज्यादा कर सकते हैं। और क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी आपकी सफरिंग थोड़ा कम हो जाए, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ को थोड़ा सा इलोंगेट कर दिया जाता है विद एनी मेडिसिन, चाहे वो किसी भी पैथी से हो। कैंसर का बिल्कुल अभी पूरा खत्म करने का तो एकदम 100% ट्रीटमेंट नहीं है। हो भी सकता है कैंसर खत्म, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है पेशेंट की अपनी ससेप्टेबिलिटी कैसी है। इसी तरीके से हार्ट में, या आपने शुगर बताया,
अगर शुगर पेशेंट है वो अपना डाइट मैनेजमेंट करता है तो शुगर तो रिवर्स भी हो जाती है, दवाई के साथ में, डाइट मैनेजमेंट के साथ में, एक्सरसाइज के साथ में शुगर तो बिल्कुल रिवर्स में भी चली जाती है, यानी बिल्कुल नॉन डायबिटिक भी हो सकते हो आप। और रही बात हार्ट की, वही आपको कि कोलेस्ट्रॉल आपका ठीक होना चाहिए, जेनेटिक हिस्ट्री आपकी कितनी साउंड है, उसके अकॉर्डिंग आपको दवाइयाँ दी जाती है। ट्रीटमेंट सब चीज़ों का पॉसिबल है, चाहे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, आपका हार्ट इश्यूज आपने बताया, सब चीज़ों की मेडिसिन आती है होम्योपैथिक में। अच्छा, लगभग अगर बात करें तो कितनी मेडिसिन होंगी होम्योपैथिक में? करीब करीब 3000 दवाई। तो इसमें जैसे एलोपैथ में हर साल कुछ नई मेडिसिन आती रहती है, इनोवेट होती रहती है, तो आपके यहाँ भी होती है कि 3000 की पुरानी चली आ रही है? जब मैंने अपना मेडिकल कॉलेज कंप्लीट किया था आज से 25 साल पहले जी 2270 के आसपास मेडिसिन 2270 पड़ी थी जी जो आज 2960 के आसपास है। तो तो इतनी मेडिसिन आई हैं, उन पे काम हुआ है। मैं आपको इसके लिए बता दूं बहुत अच्छा, दिल्ली में गवर्नमेंट का ही बॉडी है CCRH, मैंने शायद पहले भी बताया था आपको, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड होम्योपैथी। वहाँ यही काम होता है, इनोवेशंस होती हैं होम्योपैथी में, कैसे काम हो रहा है वो होता है, प्रोसेस प्रोटोकॉल्स बनते हैं, फॉलो किए जाते हैं और नई नई चीजें आती हैं। अभी रिसेंटली 2 मेडिसिन मैम बता रही थी आप, जो भी नई नई लॉन्च हुई हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी जैसे कोविड टाइम में ये कैम्फर लोगों ने बहुत सुना, कैम्फर का नाम काफी लाउडली लिया गया, सारे में सब लोगों ने लिया, मैंने बहुत दिया, और टचवुड ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद रहा कि मेरा एक भी पेशेंट किसी को भी ICU तक या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो जितने भी पेशेंट मेरे पास आए जिनको कोविड था, सिम्टम तो पता चल ही जाते हैं, कोविड वाले सिम्टम आप एनालाइज कर सकते हो या आप उसके टेस्ट जब आप कराते हो तो कोविड पॉजिटिव आता है। तो मैंने पेशेंट्स को बोला कि हॉस्पिटल नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल इन्फेक्शन ऑलरेडी है, बहुत सीवियर भी है, आप घर पे रेस्ट करिए, आपको जो भी करना है। कई लोग कहते हैं कि मैम हम ये भी ले सकते हैं क्या, साथ में अदर पैथी भी ले सकते हैं, हमने कहा लीजिए, साथ में होम्योपैथिक लेते रहिए। तो इतना रहा कि मेरा एक भी पेशेंट के संग कोई क्रिटिकलिटी नहीं हुई। तो कैम्फर जो निकली थी वो ये जो आपकी सर्वे होते हैं कि आपकी कुछ डिजीज एपिडेमिकस जोन में कहलाती है कि वो बिल्कुल, या पैंडेमिक कहलाती है, तो वो एक स्टडी से ही निकल के आई थी। कुछ ड्रग्स, जैसे अगर हम दवाइयों के नाम लेते हैं, एक वेनेडियम आई थी कि वो ब्लड में आपके ऑक्सीजन लेवल को थोड़ा मेंटेन करती है, कैम्फर आई थी उस टाइम पे, और एक ये सब है मेडिसिन, लेकिन कई बार रिसर्च वर्क के बाद उनको पुख्ता कर दिया जाता है आपकी रिसर्च इंस्टीट्यूशन की वजह से कि आप ये ले सकते हैं। हाँ, तभी वो एस्टेब्लिश होती है। अच्छा, आपने कोरोना के टाइम पे बताया, तो मुझे भी ये जान के थोड़ा सा अचंभा लग रहा है, क्योंकि मुझे 3 बार कोरोना हुआ और उस समय एलोपैथिक जो मेडिसिन चल रही थी तो सब वही प्रेफर करते थे कि उन्हीं को ले, और गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस थी कि ये मेडिसिन आपको ले। इवन किट बनी थी कोरोना की किट, उस दौरान भी आपके पास में पेशेंट्स आ रहे थे? मैंने एक भी दिन अपनी OPD हम लोगों ने, ना डॉक्टर अमित ने ना मैंने, एक भी दिन हम लोगों ने ऑफ नहीं लिया। मैं ये नहीं कहता कि उस समय हमने कहा कि आप जाइए मत हॉस्पिटल। पहली चीज वही बात फेथ की आती है, बहुत जरूरी। नंबर 2, फेथ से ज्यादा क्या है कि मुझे दिख रहा है कंडीशन डिटेरिएट हो रही है। देखिए, जब हम किसी बीमारी के इलाज की बात करते हैं तो इलाज 3 तरीके से ही होता है दुनिया जहान में। फेथ मैं पहला लेकर चल रहा हूँ, उसको अलग करता हूँ। नंबर 1 प्रॉपर मेडिकेशन, और नंबर 2 बीमारी का मैनेजमेंट। अगर किसी को लूज मोशंस और डायरिया, उल्टी, दर्द हो रहे हैं तो आप कितनी ही एंटीबायोटिक दे लें, कितने ही पेन किलर दे दें, उसको आराम नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो चुकी है। वहां क्या होता है, डिहाइड्रेशन। वहां पहले उसको हम ड्रिप लगाते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं या नॉर्मल सलाइन डिपेंडिंग अपॉन जो भी देते हैं। जब बॉडी की वाइटलिटी गेन होती है उसके बाद वो दवा काम करती है। तो किसी का दिख रहा है मेरे को कि भैया कोविड हो रहा है, कोरोना हो रहा है, उसका काउंट सारा बिल्कुल नीचे जा रहा है, डिटेरिएशन हो रहा है, तो रिक्वायर्ड ऑफ द आवर कि जाओ उस काम को कराओ। देखिए, अगर इमरजेंसी है तो पहले आपको वाइटल्स को नॉर्मल करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट तो उसके बाद का पार्ट है। पहले आपके जो वाइटल है, जैसे आपकी ऑक्सीजन जब नीचे 90 से नीचे जाती है या 85 से नीचे जाती है तो पेशेंट को बहुत छटपटाहट होती है। 90 प्लस है पेशेंट कंफर्टेबल रहता है, 98, 99 ये पैरामीटर आते हैं। 90 से नीचे डिस्कम्फर्ट होता है, और 85 से जितना नीचे जाएगी पेशेंट को बहुत ब्रेथलेस होगा, बहुत दिक्कत होगी। तो अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर रिक्वायर्ड है तब कोई फोर्स नहीं है कि आपको होम्योपैथिक लेना है, लेकिन अगर आप लेते रहते हो तो जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो वो कैरी भी अच्छे से हो जाएगी बॉडी में। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है मेरे मन में, एलोपैथिक के साथ में होम्योपैथिक लेते हैं तो आपको कोई ऐतराज नहीं? बिल्कुल हमें नहीं है। आप पेशेंट को सेटिस्फेक्शन होता है, अगर उसको लगता है कि मैं ये ले रहा हूँ, क्या मैं आपकी दवाई ले सकता हूँ साथ में, 15-20 मिनट के गैप पे आप कोई सी भी दवाई लीजिए। हर पैथी डिफरेंटली वर्क करती है, तो मैं तो उनको बोलती हूँ 1 और 1 11 का काम क्या करेगा, आप वो लीजिए, कुछ काम वो करेगी, कुछ ये करेगी, आपको तो बढ़िया लगेगा ना। देखिए, हमारी जब बात स्टार्ट हुई तो मैंने एक वर्ड लिया था, मोडस ऑपरेंडी।
जब दोनों का तरीका अलग अलग है, राइट, तो अगर उस तरीके को हम मर्ज कर दें या साथ साथ चलाएं तो डेफिनेटली उसमें कोई अगर पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं तो हमें भी प्रॉब्लम नहीं है। हम ये नहीं कहते कि आप हमारी दवाई के संग एलोपैथिक लो, लेकिन अगर आप कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट ले रहे हो तो हम उसको बंद भी नहीं कराते। कोई फोर्स नहीं है कि आपको बंद करने के बाद लेना नहीं। अगर आप लेना चाह रहे हो किसी की कोई बंधी हुई दवाइयां तो आप लीजिए, थोड़ा गैप करके वाली दवाई ले लीजिए। इम्पैक्ट जब नजर आता है ना फर्दर, उसके बाद फिर मेडिसिन को देखिए, कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं आप, चाहे वो आप एलोपैथी की बात करें, मतलब किसी पैथी की बात, जनरलाइज्ड, आप एकदम से बंद करेंगे नुकसान तो होगा, उसके विड्रॉल सिम्टम भी आएंगे ना, प्रॉब्लम होगी। तो अगर एक पेशेंट मेरे पास, जैसे आपने लाइफस्टाइल डिजीज का नाम लिया, पेशेंट आ रहा है, डायबिटिक है, 10 साल से 12 साल से डायबिटीज है, वो ऑलरेडी अपनी मेडिसिन पे है, परहेज ज्यादा नहीं करता, वो मेरे पास है, मैं कहूँ नहीं कल से आप बिल्कुल मत लेना जी, सिर्फ मेरे पास, वो बेचारे कुछ नहीं होता होगा तो उनको जो हो जाएगा। तो हम कहते हैं आपकी परिस्थितियां आपके सामने हैं, दवाइयां आप लेते आ रहे हैं पिछले 4 महीने से या 4 साल से या 10 साल से, आज से हम इसमें ये एड ऑन कर रहे हैं। शुगर मॉनिटर कीजिए, डे बाय डे कंडीशंस किस तरह से चेंज होती है, उसके हिसाब से लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, डिसऑर्डर को रिकवर करेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लगा आज आप दोनों से इतनी नई नई बातें पता चली होम्योपैथी के बारे में। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद हमें अपने शो में बुलाने के लिए। तो अगर आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया तो हमें कमेंट और लाइक करके बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं होम्योपैथी से रिलेटेड जो आप पूछना चाहते हैं डॉक्टर अभित मित्तल, डॉक्टर कंचन मित्तल से, तो कमेंट करके बताइए, ये लोग जरूर उसका जवाब देंगे। और तब तक अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, आपको आगे आने वाले एपिसोड की जानकारी भी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले फ्राइडे रात 8:30 बजे तिवारी जी टॉक शो में।